हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम बेसिकली क्लास 10 में मैथमेटिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर डिस्कस कर रहे थे, जहां पे लास्ट लेक्चर में हमने अपने वो सारे कंसेप्ट सीख लिए जिन कंसेप्ट्स के दम पर अब हम बड़े आराम से इररेशनैलिटी पे बात कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो इररेशनैलिटी का प्रूव होता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है और ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है। इसी वजह से स्टूडेंट्स को यहां पे जो प्रूव होता है वो नॉर्मली समझ में नहीं आता, वो रट के चले जाते हैं और इसके कारण कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। तो एज अ मैथ स्टूडेंट्स मैं हमेशा इस चीज की गारंटी लेता हूं कि अगर आप मेरे से मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको कभी भी किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने आपको क्लियर कट कहा कि ये कुछ कंसेप्ट्स जो मैंने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर में बताए हैं, अगर वो ध्यान से आप सुने हो और उसको अच्छे से समझ गए हो तो अब इसके प्रूफ की हर एक लाइन आपको बहुत ही शानदार तरीके से इजीली समझ में आएगी। अब मैंने आपको क्या कहा था यहां पे सर, कि जब मुझे किसी नंबर को इररेशनल नंबर प्रूव करना है तो यहां पे सर हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कैसे काम करता है सर? तो हमने सीखा था सर, इसका तरीका यह होता है कि हमें पता है कि √2 इररेशनल नंबर है, लेकिन प्रूफ करने के लिए हम इस चीज को गलत मान लेते हैं, हम इसको एक रैशनल नंबर मान लेते हैं सर। और रैशनल नंबर मानने के बाद जब हम आगे की मैथ्स करते हैं तो हम खुद ही गलत साबित हो जाते हैं सर। तो हमने इसको रैशनल नंबर माना, यह पता होते हुए कि यह एक इररेशनल नंबर है, और आगे जाके हम खुद ही गलत साबित हो गए। यानी कि इनडायरेक्टली सवाल जो कह रहा था वही सही था। यानी सवाल इसको शुरुआत से इररेशनल कह रहा था और आपने इसको इनडायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्शन की मदद से इररेशनल प्रूफ कर दिया। क्लियर सी बात है। क्यों ऐसा है सर? क्योंकि हमें जो अपने 10th तक के सिलेबस में नंबर सिस्टम पढ़ना है उसमें सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर की बात करनी है, और अगर कोई चीज रियल नंबर होगी तो या तो वो रैशनल नंबर होगा या तो वो इररेशनल नंबर होगा। और जैसे ही आप किसी नंबर को यह साबित कर देते हो कि वो एक रैशनल नंबर नहीं है, मतलब यहां से एक ही कंक्लूजन निकलता है सर कि वो इररेशनल ही होगा। और यही चीज हम अपने कॉन्ट्राडिक्शन में भी इस्तेमाल करते हुए चलेंगे। क्लियर? अब जब मैं आपको कह रहा था कि किसी चीज को हम रैशनल नंबर मानेंगे तो ये तो बोलने वाली बात हो गई कि उसको रैशनल नंबर मान लिया। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा सोचने का? तो आप कहोगे सर इसको सोचने का मैथमेटिकल फॉर्म ये होगा कि हम कभी भी किसी चीज को अगर रैशनल नंबर मानते हैं तो उसको कुछ a/b का फॉर्म, p/q का फॉर्म, m/n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सर। मतलब उसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर होगा और उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। यही होती है डेफिनेशन सर रैशनल नंबर की। यानी यहां पे भी कहानी ऐसे ही चलेगी। तो अब ध्यान से देखते जाओ, हर स्टेप बड़ी आसानी से समझ में आएगा। तो मैंने क्या कहा सर? कॉन्ट्राडिक्शन लगाना है, इररेशनल प्रूफ करना है। तो मैंने कुछ गलत मान के स्टार्ट किया, मैंने इसको रैशनल नंबर मान के स्टार्ट किया। तो मैंने मान लिया कि √2 मेरा एक रैशनल नंबर है। अब अगर वो रैशनल नंबर है सर तो इसको उस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है सर। तो मैंने इसको a/b के फॉर्म में लिख दिया। अब ऐसा नहीं है कि मैंने अपना वेरिएबल a और b यूज किया है तो आप भी a और b यूज करो, आपकी मर्जी है। आप p/q भी यूज कर सकते हो, m/n भी यूज कर सकते हो, x/y भी यूज कर सकते हो। बस समझाने का तरीका सही होना चाहिए, वेरिएबल आपके मन पे डिपेंड करता है। तो सर मैंने रैशनल नंबर माना, ये तो बोलने वाली बात हो गई। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या हुआ सर? ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म हुआ कि उसको अब मैं a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जहां पे a और b क्या है? मेरे इंटीजर्स हैं और आपका b कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये सर इसका मैथमेटिकल फॉर्म हुआ। अब यहां पे फिर से एक और बात ध्यान से सुनो, बस इतना बोल देना काफी नहीं है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लास्ट की तरफ कंसेप्ट में यह भी बताया था कि अल्टीमेटली अगर हम रैशनल नंबर को एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो फ्रैक्शन या तो मेरा सिंपल फॉर्म में होगा, यानी कि या तो वो फ्रैक्शन पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा, या तो कुछ स्टेप्स के बाद हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं सर। या तो वो पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा या सर कुछ स्टेप्स के बाद उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हमने इसको जो फ्रैक्शन माना इसको हमने पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म का मान लिया। यानी कि मैंने मान लिया कि ये जो मेरा a/b फ्रैक्शन है ये पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर हुई? अब यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना। अब याद करो, मैं जब आपको टाइप 2 पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास जो फ्रैक्शन है वो पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये इस बात से इशारा आप ले सकते हो कि उसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसका अगर आप HCF निकालोगे तो HCF आपका 1 आ जाएगा।
अगर मेरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का किसी भी फ्रैक्शन में HCF 1 आता है, वहां से मुझे तुरंत समझ में आ जाता है सर कि वो फ्रैक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इससे ज्यादा फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो HCF 1 आने का क्या मतलब है सर? इसका मतलब यह है कि मेरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन फैक्टर एक ही है, और वो कॉमन फैक्टर 1 है सर, और कोई भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं है सर। ये यहां से इतना समझ में आता है। अब देखो, जैसे ही तुम इतना मानने के बाद आगे की मैथ्स करते हो ना, तो आगे जाके आपको यह प्रूव होने लगता है कि इस A और B का 1 के अलावा भी एक फैक्टर है। और जैसे ही तुमने यह प्रूव कर दिया आगे जाके कि A और B का 1 के अलावा एक फैक्टर है, तो आपने अपनी मानी हुई बात को ही गलत साबित कर दिया, क्योंकि आपने इसको एक रैशनल नंबर माना, इसको फिर एक A बाई बी के फॉर्म में या P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, जहां आपने यह भी कह दिया कि यह अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब जब आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में कह रहे हो, तो आपको पता है कि अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, और वो नंबर 1 है, और कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। और आगे जाके जब आप मैथ्स करते हो, तो आप ये प्रूफ कर देते हो कि इसका एक और कॉमन फैक्टर है। तो जैसे ही आप ये प्रूफ कर देते हो इसका एक और कॉमन फैक्टर है, यानी आपने जो बात मानी, आपने उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, उसी को गलत साबित कर दिया। तो इनडायरेक्टली आपने इसको इर्रेशनल नंबर साबित कर दिया। इनडायरेक्टली आपने क्या किया? आपने माना था रैशनल नंबर है, और आप आगे जाके गलत साबित हो जा रहे हो, यानी कि इनडायरेक्टली सर आपने इसको एक इर्रेशनल नंबर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की मदद से साबित कर दिया। बस इतनी बात ध्यान में रखोगे तो हर एक इस पैटर्न का सवाल आपसे इजीली प्रूव होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, यानी कि सर बस इतना लिखना काफी नहीं है, मुझे यहां यह भी बोलना पड़ेगा एंड HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1। और याद करो, मैंने आपको इस चीज को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्टकट भी बताया था। इतना ना लिखने के बदले मैं सीधे यहां पे सर ऐसा भी लिख सकता हूं कि मेरा A और B का HCF क्या है? 1 है। तो ये बात भी यहां पे बोलना जरूरी है। अब आप आगे बात करो, अब आगे की मैथ्स लगाओ। अब देखो आगे की मैथ्स कैसे लगाएंगे। तो कुल मिला के मेरे पास इस फॉर्मेट में एक इक्वेशन आ रही है, √2 बराबर A बाई बी। अब देखो, जैसे ही मेरे पास किसी भी इक्वेशन में रूट होता है, तो अभी तक सर जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, उससे मुझे पता है कि रूट को हटाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है स्क्वायर कर देना। क्यों? क्योंकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, ये कभी साथ में नहीं रह सकते, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो कहीं से भी अगर रूट मुझे हटा के बात करनी है, तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि रूट के साथ मैथमेटिक्स लगाना, रूट के साथ बात करना थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सर। तो यहां पे मैंने अपनी इक्वेशन को दिखा, और इक्वेशन में मुझे क्या दिखा? रूट। अब सर ने जो बात बताई, उस बात के हिसाब से तुरंत समझ में आता है कि इक्वेशन में आगे चीजें देखने के लिए मुझे यहां से ये स्क्वायर रूट को खत्म करना पड़ेगा। तरीका क्या है सर? तरीका एक ही है, स्क्वायर करना, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तभी स्क्वायर और रूट एक दूसरे को खत्म करेंगे सर। अब सर आप अपने स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर बस एक ही साइड तो नहीं कर सकते हो, बैलेंस जरूरी है सर। मैथ्स में कभी भी इक्वेशन की बात होती है तो बैलेंस जरूरी है। तो वो बैलेंस कैसे मेंटेन होगा? जो काम आप एक तरफ कर रहे हो, वो अभी तक हमने कई बार सीखा है कि इक्वेशन में कभी भी बैलेंस मेंटेन करना है, तो जो काम एक तरफ कर रहे हो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वही काम दूसरी तरफ भी करो। यानी कि सर मुझे इतना पता है कि रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो मैं बस एक तरफ नहीं कर सकता, वो मुझे दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A बाई बी का होल स्क्वायर। सिंपल। अब आगे मुझे पता है सर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को खत्म कर देंगे, और अल्टीमेटली मेरे पास सिर्फ 2 बचेगा। इस तरफ क्या हो रहा है सर? इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो न्यूमरेटर में A स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में सर B स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी एक्सपोनेंशियल की मैंने अपनी प्रॉपर्टी यूज कर दी सर, जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब देखो सर, यहां से मैं क्या कह सकता हूं, अब मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं और इसको एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं सर, तो इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं A स्क्वायर इंटू 1 यानी कि A स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू B स्क्वायर यानी कि 2B स्क्वायर। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि अब इस चीज पे बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले बात करते हैं 2B स्क्वायर की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? 2B स्क्वायर की। अगर मैं आपको कहूं कि 2B स्क्वायर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो कोई दिक्कत? अगर मैं आपको कहूं कि 2B स्क्वायर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। दिख रहा है कि 2 मल्टीप्लाइड है B स्क्वायर में, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो हां सर 2B स्क्वायर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। सही बात है।
यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि 2b² 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मैं यहां से क्या साबित कर रहा हूं? मैं यह साबित कर रहा हूं सर कि 2b² का एक फैक्टर है सर। मैं क्या साबित कर रहा हूं कि 2b² का एक फैक्टर है सर। यही मैं साबित कर रहा हूं। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? और इस चीज को रिप्रेजेंट करने का मैंने आपको एक तरीका भी सिखाया था, तो वही लास्ट लेक्चर से उस तरीके को याद करो। तो अब मैं यहां से एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं क्लियरली। क्या लिख सकता हूं यहां से डायरेक्टली? क्लियरली, ध्यान से देखना। मैं लिख सकता हूं कि मेरा 2b² 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। सिखाया था मैंने, यह तरीका लिख दिया मैंने। अब देखो यहां पे मेरी बात को समझना सर, यहां से क्लियरली मुझे दिख रहा है 2b² 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब देखो 2b² किसी चीज के बराबर है। किसके बराबर है सर? a² के बराबर है। तो अगर मैं चाहूं तो इसी 2b² के बदले सर a² भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा 2b² a² के बराबर है। तो अगर 2b² 2 से कंप्लीटली डिविजिबल था और 2b² के बदले मैं a² लिख सकता हूं, तो क्या यहां से मैं नहीं कह सकता कि मेरा a² भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है? ऑब्वियस सी बात है सर, ये दोनों चीज सेम है। तो अगर इस नंबर को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है तो a² को भी कर देगा। यानी यहां से मैं कह सकता हूं सर कि a² को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी कि 2a² का भी एक फैक्टर है। क्या कह सकता हूं सर यहां से? यानी कि यहां से कह सकता हूं कि 2 मेरा a² का भी एक फैक्टर है, यानी कि a² को 2 कंप्लीटली डिवाइड करेगा। क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब यहां पे एक और चीज याद करो जो हम अपने इससे पहले वाले लेक्चर में देखी थी, यानी इसके पिछले लेक्चर, उससे पिछले लेक्चर में देखी थी। वहां पे मैंने आपको बहुत ही शानदार प्रूफ बताया था एक परफेक्ट स्क्वायर का। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर हो जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हो और उसको कोई प्राइम नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, तो उस नंबर के स्क्वायर रूट को भी वो प्राइम नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ये हमने सीखा था। अब इसी फंडे को यहां पे अप्लाई करते हैं सर। तो हमने यहां से देखा कि मेरा जो a² है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अगर a² 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो क्लियरली दिख रहा है कि a² है, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है सर? तो a² a का परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर? तो a² एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि एक प्राइम नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है सर, यानी कि इसका स्क्वायर रूट भी उसी प्राइम नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यानी कि सर यहां से मैं एक और रिजल्ट इन्फर कर सकता हूं कि मेरा जो a होगा ना सर, वो भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पे, तो सर अभी तक हम किस बात पे पहुंचे कि मेरा जो a है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। यानी यहां से मैं आपको क्या कह सकता हूं? यानी यहां से मैं कह सकता हूं सर कि अगर मेरा a 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि मेरा जो 2 है वो a का एक फैक्टर है। मेरा जो 2 है सर वो a का एक फैक्टर है। ये मैं आपको बात कह सकता हूं। इसमें किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। यह क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब यहां पे फिर से मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आपने क्या किया? आपने यहां से यह प्रूफ कर दिया कि 2 एक्चुअली में मेरे a का एक फैक्टर है। तो अगर 2 मेरे a का एक फैक्टर है तो फिर से अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर 2 मेरे a का एक फैक्टर है तो मैंने आपको सिखाया था कि मैं अपने किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर चाहूं तो उनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। और मुझे अभी फिलहाल यह पता लग गया है कि 2 a का एक फैक्टर है, तो जरूर 2 इंटू a का कोई और फैक्टर होगा जो कि मिलकर मेरा a बना देंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, तो मैंने उसको रैंडमली क्या मान लिया? कुछ c मान लिया। मैंने उसको रैंडमली क्या मान लिया? कुछ c मान लिया। यानी कि इस तरीके से मैं अगर चाहूं तो यहां से अपने a को कुछ इस तरीके से 2c के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं सर। ये क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या किया मैंने सर? यहां से जैसे ही मैंने प्रूफ किया कि 2 एक्चुअली में a का मेरा एक फैक्टर है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही सीखा था सर कि मैं अपने किसी भी कंपोजिट नंबर को उनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो अगर मैं ऐसा कर सकता हूं सर, तो मैंने क्या किया? मुझे जैसे ही पता है कि 2 a का एक फैक्टर है, तो ये फैक्टर में जरूर कोई और a का ही एक फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ होगा, तब जाके a बना होगा। तो मैंने मान लिया कि वो जो एक और फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा वो फैक्टर c है। तो कोई नंबर c होगा, कोई इंटीजर c होगा, वेयर c बिलोंग्स टू एन इंटीजर, वेयर c इज एन इंटीजर। यहां पे लिख लो, वेयर c इज एन इंटीजर।
तो सर सी कोई इंटीजर होगा जिसके लिए यह बात बोलने में कोई गलती नहीं है सर, ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। यह समझ में आया सभी को? अब देखो यहां पे, अब अगर यह समझ में आया है तो इसको मैं फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनो, हमने यहीं पे देखा था कि मेरा जो ए स्क्वायर है वो 2b स्क्वायर के बराबर है। अब देखो a की वैल्यू यहां से 2c आ रही है, तो मैं कुछ नहीं करता हूं, अपने इस इक्वेशन में इस a की वैल्यू को पुट कर देता हूं। तो a की जगह पे मैं क्या रख दूंगा? 2c। तो a के जगह पे मैंने क्या रख दिया? 2c। और a का स्क्वायर की बात हो रही है, तो इसके स्क्वायर की बात हो रही है। ये किसके बराबर है? तो सर ये 2b स्क्वायर के बराबर है। ये किसके बराबर है सर? तो 2b स्क्वायर के बराबर है। अब इस स्क्वायर को सॉल्व करके ब्रैकेट को खोलो तो आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करूंगा सर, इस 2 से यहां का एक 2 कटेगा तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, या फिर यहां से मैं कह सकता हूं b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इस रिजल्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम अगेन नहीं होनी चाहिए। यह समझ में आया? अब देखो फिर से वही बात जो मैंने यहां पे रिपीट की थी। देखो यहां से क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मेरा जो नंबर है ना 2c स्क्वायर वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है सर, है क्लियरली दिख रहा है कि मेरा 2c स्क्वायर सर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और 2c स्क्वायर सर b स्क्वायर के बराबर है। यानी यहां से मैं यह भी कह सकता हूं कि अगर 2c स्क्वायर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो b स्क्वायर भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सही बात है? तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरा b स्क्वायर भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा सर। और अगर b स्क्वायर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था वो छोटे वाले प्रूफ वाला कंसेप्ट, वहां से मैं ये भी कह सकता हूं अगर ऐसा है तो मेरा b भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा सर, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि एक प्राइम नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका स्क्वायर रूट भी इसी प्राइम नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो मेरा b भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब मेरा b भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल कहने का क्या मतलब है सर? अगर मेरा b 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो यहां से मैं कह सकता हूं सर ऐसा तभी हो सकता है अगर 2b का एक फैक्टर हो, अगर 2b का एक फैक्टर हो। तो यहां से क्या प्रूव हो जा रहा है कि 2b का एक फैक्टर है। अब यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपने सवाल के शुरुआत में क्या माना था? तो सवाल के शुरुआत में आपने कहा था कि a और b का HCF 1 है, यानी कि 1 के अलावा दोनों में कॉमन और कोई फैक्टर नहीं है। अब यहां पे प्रूफ करते करते आपने क्या देखा कि जैसे ही मैंने कॉन्ट्राडिक्शन मान के अपनी बात आगे स्टार्ट की तो सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूं कि a का एक फैक्टर 2 आ रहा है, और यहां पे मैं देख रहा हूं b का भी एक फैक्टर 2 आ रहा है। तो 2a का भी एक फैक्टर, यहां से दिख रहा है 2b का भी एक फैक्टर, यानी कि सर 2b और a दोनों का एक कॉमन फैक्टर है सर। b 2 आपका 2b और a दोनों का एक कॉमन फैक्टर है सर। तो आपने शुरुआत में यहां पे जैसे ही इसको बोल दिया था कि a b का HCF 1 है, तो आपने इनडायरेक्टली कहा था कि a और b में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है और कोई फैक्टर कॉमन नहीं हो सकता। और इसको करते हुए जब आप आगे की मैथ्स कर रहे थे तो आपने क्या प्रूफ कर दिया कि a और b का एक और फैक्टर है 2। तो आपने जो बात मानी आपने उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, आपने जो बात मानी आपने उसी को क्या कर दिया? कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। यानी कि सर यहां से मैं कह सकता हूं कि मैंने जो माना था वो बात आगे जाके कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, यानी कि बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेरा मानना गलत था। यानी मैंने इसको इरैशनल नंबर माना था, मेरा इसको रैशनल नंबर मानना गलत था। ये एक्चुअली में एक इरैशनल नंबर है। नोट डाउन करो जो बोर्ड पे इंपॉर्टेंट लगे। तो यही आपका प्रूफ करने का तरीका होगा, मतलब जितनी चीजें हमने सीखी ना बस उसी को यहां पे सवाल में क्या किया हमने? अप्लाई किया। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यही आपका हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट भी करना है। अब इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन में क्या करूंगा? देखो यहां पे सवाल एक तरीके से पूरा मैंने सॉल्व कर दिया आपको। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर प्रूफ इसका पहले लिख के दिखा दूंगा, उसके बाद हर सवाल को प्रॉपर तरीके से प्रूफ करके बताऊंगा, क्योंकि यहां पे मैं अपना मेन फोकस पहले प्रूफ को समझाने में देना चाहता था। क्लियर है? मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको एक बार में यह समझ में आ जाए उतना बताने के बाद भी। और अगेन मैं गारंटी देता हूं कि किसी यूट्यूब पे टीचर ने या नॉर्मली स्कूल के टीचर ने भी इतना इस पे नहीं सोचा होगा इसको समझाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जिनको ये नहीं समझ में आए। तो कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में नहीं समझ में आया ना, दूसरी बार में आ जाएगा, ये गारंटी रही।
ध्यान से, ये तीनों लेक्चर आपस में लिंक्ड है, ये तीनों, ये वाला लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर, उससे पहले वाला लेक्चर अच्छे से देखोगे और इस लेक्चर को 2 बार देखोगे, एक बार में प्रूफ समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरे प्रूफ का फंडा हमने क्लियर किया है और यही कंसेप्ट बार बार इस तरह की इरेशनैलिटी को हम प्रूफ करने में इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि एक बार तुमको फंडा क्लियर है ना, तो ये मैथ्स की कॉम्प्लिकेशंस आपको समझ में आ जाएंगी क्या हो रहा है। क्योंकि एक बार दिमाग में फंडा क्लियर है ना कि इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। क्योंकि मेरा मेन थीम क्या था यहां पे, कॉन्ट्राडिक्शन लगाना। मैंने रैशनल नंबर माना, मुझे अपने आप को गलत साबित करना है, तभी ये इरैशनल प्रूव होगा। तो रैशनल नंबर मानने के साथ साथ मैंने इसको जैसे ही कोई a/b का फॉर्म माना, तो उसको मैंने ये भी माना कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि HCF1 है। तो मैं इनडायरेक्टली सवाल के अंदर क्या कर रहा हूं, इसका एक और फैक्टर लाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही मैं ये प्रूफ कर दूंगा आगे जाके कि एक्चुअली में इसका इकलौता फैक्टर 1 नहीं, और भी फैक्टर इसका पॉसिबल है, तो मैंने अपने ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करके अपने आप को गलत साबित कर दिया। यानी कि सवाल जो कह रहा था वो सही था, यानी कि ये सच में एक्चुअली में एक इर्रेशनल नंबर है। ये क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस उसी के राह पे हम यहां पे चलते गए। तो अगर यहां पे हर चीज को फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिकॉल करूं तो क्या बोलूंगा, यहां तक सभी को समझ में आ गया इस स्टेप तक। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको क्या सिखाया, रूट किसी भी इक्वेशन में सॉल्व करने का एक ही बेस्ट तरीका है, वो है स्क्वायर करके स्क्वायर रूट को खत्म करना। तो सर ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं स्क्वायर रूट को खत्म करना चाहता हूं तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मैं स्क्वायर अकेला तो कर नहीं सकता, जो भी करूंगा इक्वेशन में न्यूट्रलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए करूंगा, मतलब दोनों साइड करना पड़ेगा। तो दोनों साइड किया, अब दोनों साइड सॉल्व किया तो मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में आया। अब उस इक्वेशन में मेरा बार बार दिमाग में टारगेट क्या है, एक और फैक्टर साबित करना, उसी पे मैं सोच रहा हूं। मैंने जैसे ही अपने 2b स्क्वायर को देखा, तुरंत उसमें 2 मल्टीप्लाइड दिखा, तो तुरंत मेरे दिमाग में ब्लिंक किया, अच्छा 2 इसमें मल्टीप्लाइड है, मतलब कि 2b स्क्वायर का 2 एक फैक्टर है, क्योंकि 2b स्क्वायर को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो अगर 2b स्क्वायर को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, मतलब 2b स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर है, मतलब a स्क्वायर को भी 2 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो अगर a स्क्वायर को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो a को भी 2 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। और अगर a को भी 2 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, मैं कह सकता हूं यहां से कि a का एक फैक्टर 2 है, तभी ये डिविजिबिलिटी पॉसिबल है। फिर इसी तरीके से जैसे ही मैंने ये पता किया कि अच्छा हाँ ठीक है, a का एक फैक्टर 2 है, तो मैंने एक फैक्टर को प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करने का तरीका सीखा था। तो सर ने जो बात बताई थी उस हिसाब से मैं उसको एक फैक्टर 2 इंटू समथिंग कोई दूसरे फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकता था। तो मैंने वो कोई रैंडम नंबर मान लिया c। अब मैं अपने a को इस तरीके से 2 इंटू सी फॉर्म में लिख लिया। अब मुझे कुछ नहीं करना, ये जो घेरा हुआ इक्वेशन है उसमें बस a के बदले इसको पुट कर देना है। फिर से जब पुट करते हुए हम आगे सॉल्व करते हुए गए, तो फिर से इसी तरीके के एक और फॉर्मेट पे आके रुकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके के एक और फॉर्मेट पे, जिसको देखते ही फिर से वही चीजें याद आने लगती है कि अच्छा 2c स्क्वायर है तो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और 2c स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर, मतलब b स्क्वायर भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो अगर b स्क्वायर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो b भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर b 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है मतलब 2b का एक फैक्टर होगा। तो आपने साबित कर दिया 2a का भी एक फैक्टर है, 2b का भी एक फैक्टर है। तो आपने जो माना था कि 1 के अलावा a और b का कोई फैक्टर नहीं है, वो बात यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, ये बात यहां पे उल्टी साबित हो गई। यानी कि आपका मानना ही गलत था, एक्चुअली में सवाल में जो बात बोली गई है वही सही है। यानी कि एक्चुअली में √2 एक इर्रेशनल नंबर ही है। कहानी का द एंड। क्लियर? नोट कर लो, कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे नोट कर लो। बहुत सारी बातें बोली हैं, बार बार कह रहा हूं, लेक्चर को कम से कम 2 बार देखना, मैं गारंटी देता हूं परफेक्टली समझ में आ जाएगा। और ध्यान से सुनने के बाद एक बार आपने, सिर्फ ज्यादा नहीं, 1 से 2 बार बना लिया ना, सवाल दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना है, क्योंकि कंसेप्ट समझ चुके हो। बस एक बार अपने से खुद से स्टेप्स लिख लोगे ना, तो हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो आई होप जितनी चीजें यहां पे बताई, जितने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया, वो हर चीज हर स्टूडेंट को क्लियर हुई होगी। कहीं पे भी लगे कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस लेक्चर को हर स्टूडेंट को एटलीस्ट 2 बार देखना ही है। 2 बार देखोगे, मैं गारंटी देता हूं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को यही पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को प्रॉपरली अपने आंसर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आपको लिख के दिखा दूंगा। उसके बाद बाकी सवाल इस टाइप के जो भी हम करने वाले हैं प्रैक्टिस के तौर पे, उसको प्रॉपरली हम लिखकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट अब हम देख चुके हैं। तो आई होप चीजें समझ में आई, क्लियर है। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।